दोस्तों नमस्कार। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र और पब्लिक न्यूज टीवी के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट कितने लोगों की जान लेगा और कितने लोगों को लूटेगा? पूरी देश में डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। हर व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। पूरा जो बैंक खाता है आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। पूरा जो बैंक खाता है बड़ी-बड़ी कंपनियों का, वो आपके लैपटॉप पर मौजूद है और उसी खाते से वसूली की जा रही है आपको डिजिटल अरेस्ट करके। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्या कर रही है और जो साइबर क्राइम है जिसके बारे में बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे कि साइबर थाना बनाया जा रहा है, साइबर क्राइम के लिए अलग एक विंग बनाई जा रही है, वो क्या कर रही है? मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा, लेकिन जो ताजा घटना है सबसे पहले मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। आगरा की एक टीचर हैं, एक महिला हैं, जो आगरा की रहने वाली हैं, मालती वर्मा। वो डिजिटल अरेस्ट होती हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और डिजिटल अरेस्ट के दौरान ही उनसे जो पैसे मांगे जाते हैं, जब वो पैसे के इंतजाम में लगती हैं, अपने बेटे से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराने के लिए कहती हैं, इसी दौरान उनको दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। ये घटना अभी कल की है और आपको घटना के बारे में पहले बता दें कि जो मालती वर्मा है, उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप एक कॉल आई और जिस नंबर से कॉल आई थी, उस पर पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति की एक डीपी लगी हुई थी। मतलब जो फोटो लगी थी, वो पुलिस की वर्दी पहने हुए व्यक्ति था और कॉल करने वाले ने कहा कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। आपकी बदनामी ना हो, बेटी के फोटो वायरल ना हो, इसके लिए कॉल किया है। 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए भेज दो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जो महिला शिक्षक हैं मालती वर्मा, वो परेशान हो जाती हैं और उनके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं। वह अपने बेटे को बताती हैं कि मुझे जरूरत है 1 लाख रुपए तत्काल ट्रांसफर कर दो। लेकिन रुपए उनका बेटा जो होता है वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रुपया ट्रांसफर होने से पहले ही जो मालती वर्मा है उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जो परिवार वाले हैं उनको तुरंत अस्पताल लेकर के जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की जो फ्रॉड कॉल आ रही है, फ्रॉड कॉल करके जो डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, क्या इस पर जो हमारी देश की एजेंसियां हैं, जो देश की पुलिस है, क्या इस पर कोई रोक लगा पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही हैं। अगर आप थाने पर जाते हैं तो थाने पर सबसे ज्यादा जो शिकायतें आ रही हैं वो फ्रॉड की आ रही हैं और डिजिटल फ्रॉड की आ रही हैं कि किसी ने मोबाइल फोन करके उनसे पैसे वसूल लिए, किसी ने कोई सामान बेचने के नाम पर पैसे वसूल लिए, किसी ने डिजिटल अरेस्ट करके पैसे वसूल लिए। शिकायतों की संख्या इस वजह से सामने नहीं आ पा रही है पूरी तरीके से, क्योंकि इनमें से अधिकांश शिकायतें पुलिस रजिस्टर अपने रोजनामचे में नहीं। इसके लिए एक साइबर क्राइम सेल बना रखा है, हर जिले में साइबर क्राइम सेल बना रखा है। लेकिन साइबर क्राइम सेल जो है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, मैं लखनऊ की बात बताता हूं, लखनऊ साइबर क्राइम सेल की। आप एक एप्लीकेशन लेकर के जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म भराया जाएगा और फॉर्म भर करके आप दे दीजिए, आपके बारे में पता किया जाएगा। ऐसा वहां जो मौजूद इंस्पेक्टर होते हैं वो बताते हैं। और उसके बाद सवाल अगर आप उनसे ये पूछिए कि भाई आखिर इसका हमको अपडेट कैसे मिलेगा, इसका हम अपडेट कैसे जान पाएंगे, तो वो सीधे कहते हैं कि इसके लिए आपको जितनी बार आपको अपडेट की जरूरत पड़ेगी उतनी बार इस थाने में आपको आना पड़ेगा। मतलब वो कोई अपडेट नहीं देंगे
और आपको अगर आप पैसा लुटा चुके हैं, साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो आपको बार बार साइबर थाने जाना पड़ेगा और वो जो है आपको रिपोर्ट तब बताएंगे जब आप वहां बैठेंगे, वेट करेंगे। आपको ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं देंगे वो। ये कितना दिलचस्प मामला है। और नहीं, एक साइबर क्राइम के रजिस्टर करने के लिए एक वेबसाइट भारत सरकार ने जारी की है। उस वेबसाइट का तो और भी बुरा हाल है। आप शिकायत कर दीजिए, आपकी शिकायत को कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आपको मेल तक उधर से नहीं आएगा कि आपकी शिकायत पर क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्शन होता ही नहीं है। और साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में जो डिजिटल अरेस्ट हुआ, जो डॉक्टर पीजीआई की एक डॉक्टर थी, उनको डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ठगों ने ठग लिया। लेकिन क्या हुआ, वो डॉक्टर थी, डॉक्टर को भी इसी तरीके से जो ये फोन करके, जो वीडियो कॉल करके जो ठगी हो रही है, वो उसका जो क्राइम करने का जो तरीका है, जो नेचर है, वो एकदम बिल्कुल एक जैसा है। जो भी कॉल आती है व्हाट्सएप पर, उन सारे व्हाट्सएप कॉल की जो डीपी होती है, उसमें पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति की डीपी लगी होती है, ताकि आप जैसे ही उसको देखें, आप मान लें कि ये पुलिस वाला ही उसको कॉल कर रहा होगा। और लोग मान भी लेते हैं और घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। लखनऊ में भी दर्जनों घटनाएं इस तरह की पिछले 3-4 महीनों में हो चुकी हैं। पूरे देश में अगर डेटा देखा जाए तो पर डे जो साइबर क्राइम है, जो ठगी है मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए, ऑन कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, तो पर डे कम से कम 10,000 से ज्यादा शिकायतें थानों तक पहुंचती हैं। बहुत सारी शिकायतें इनमें ऐसी होती हैं जो थाने तक नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि बहुत एक तरह की और शिकायत आया करती थी कि आपके फोन पर वीडियो कॉल आती थी और वीडियो कॉल में एक नंगी लड़की होती थी। वो आप उसका और वो जो कॉल रिकॉर्डिंग होती थी, आपको आपका वीडियो, आप भी वीडियो कॉल पर होते थे, तो आपकी तस्वीर और उस नंगी लड़की की तस्वीर का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता था। वो जो दूसरा ग्रुप था जो कॉल करने वाला था, वो रिकॉर्ड कर लेता था और वो वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भेज देता था और उसके जरिए आपको ब्लैकमेल करता था। ये धंधा अभी भी चल रहा है। इस धंधे में अधिकांश लोग शिकायत नहीं करते थे, पुलिस के पास नहीं जाते थे। लेकिन अब ये नया तरीका पिछले 4-5 महीने से आया हुआ है डिजिटल अरेस्ट करने का, कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो कॉल करने वाली होती है उसके पास होती है, कि वो उसके बारे में कुछ जानकारी देता है कि वो एक्सीडेंट हो गया है, वो कहीं एयरपोर्ट पर आ रहा था, वहां फंस गया है, लड़की है तो प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई है, सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। इस तरह की बहुत सारी कहानियां जो है, ये जो ठग हैं वो आपको बताते हैं। और चूंकि वो उस घटना पर आपको यकीन इस वजह से होता है क्योंकि आपके परिवार में वो लड़की होती है, वो लड़का होता है, मतलब कोई एयरपोर्ट से बाहर से व्यक्ति आ रहा होता है। अब सवाल यहां एक और उठता है कि आखिर उन ठगों को ये कैसे पता चलता है कि आपका बेटा लंदन से दिल्ली आ रहा है, आपका बेटा लंदन से लखनऊ आ रहा है, यूएस से लखनऊ आ रहा है, दुबई से दिल्ली आ रहा है। इसकी जानकारी कैसे होती है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई इसमें लोकल आदमी मिला होता है, या फिर आप सोशल मीडिया पर इसको शेयर करते हैं, तब इसकी जानकारी उसको हो पाएगी। ये एक बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से अगर आप इसमें थोड़ी सी सतर्कता बरतते हैं तो आप इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करने वाली है। पुलिस अगर बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा हो जाएगी, मीडिया में छप जाएगा, तो आपकी एफआईआर लिख लेगी, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस पहुंच नहीं सकती है, पुलिस पहुंच सकती है। पुलिस के पास जितना बड़ा साइबर सेक्शन है उन ठगों के पास नहीं है, लेकिन पुलिस इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहती है।
क्यों नहीं पढ़ना चाहती है? क्योंकि पुलिस इस जानती है कि इस केस में अगर हम पढ़ेंगे तो उसे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस वजह से पुलिस इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहती है। और जब आप कोई एफआईआर लिखाने जाएंगे पुलिस के पास, तो सबसे पहले वो आपको दोषी ठहराएगी। गलती तो आपने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलती टेक्नोलॉजिकल तरीके से हो रही है। आप उस टेक्नोलॉजी को ठीक से नहीं जानते, इस वजह से आपकी गलती हो रही है। लेकिन पुलिस वाला ये सुनने को तैयार नहीं होगा कि आप समझे नहीं। पुलिस वाला एफआईआर नहीं दर्ज करेगा। मतलब आप अगर सोशल साइट से या फोन कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए ठगी के शिकार होते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, उसमें आपके साथ ठगी होती है, तो आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके की घटना ये हुई है मालती वर्मा की, ये बहुत ही निंदादायक है और चिंताजनक है कि इस तरीके से पुलिस की वर्दी पहन करके, सीबीआई का लोगो लगा करके, ईडी का लोगो लगा करके आपके साथ ठगी की जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल ठगी का धंधा कब तक चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए और सावधान रहिए इस तरह की घटनाओं को लेकर के। जब भी कोई कॉल आपके मोबाइल पर आती है, अनजान वीडियो कॉल आती है, तो आप एक बार ये उस पर भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कितनी भी बातें करे, भरोसा मत कीजिए, सतर्क रहिए। तभी आप इस तरह की डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल ठगी से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।